यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन पूरी क्लास के सामने मैं स्कूल ब्यूटी के चेहरे पर पैसों की एक गड्डी फेंक देता हूँ। मैं खेलते खेलते थक गया था अब यहीं तक, जिस पर वो झुककर जमीन पर गिरे हर नोट को एक एक करके उठाती है और भारी आवाज में बस इतना कहती है, ठीक है। इसके बाद समर वेकेशन खत्म होती है। सोंग वेन्यांग चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है और मैं विदेश उड़ जाता हूँ, जहाँ मेरी जिंदगी कड़वी कीमोथेरेपी के दिनों में बदल जाती है। कई साल बाद जब मैं वापस देश लौटता हूँ तब हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता हूँ। ट्रीटमेंट की वजह से मेरे सारे बाल झड़ चुके थे, जिस पर मैं अपने फोन में विग सेलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। सोंग वेन्यांग सफेद कोट पहने अंदर आती है और हमारी नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, जिस पर पूरा वार्ड अचानक से शांत हो जाता है। बेड के पास खड़ी नर्स प्रोफेसर सोंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारे ग्रुप के नए पेशेंट हैं, कंसेंट फॉर्म पर साइन कर चुके हैं। यह सुनकर जैसे ही सोंग वेन्यांग मेरी तरफ देखती है, मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है और दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। पूरे 10 साल हो चुके थे। वो इंसान जिससे मैंने कसम खा ली थी कि मरते दम तक दोबारा नहीं मिलूंगा, अचानक मेरी अटेंडिंग डॉक्टर बनकर सामने खड़ी थी। और सबसे बुरी बात, वो ठीक उसी समय आ गई थी जब मैं गैस रिलीज करने वाली एक्सरसाइज कर रहा था। सच में कमाल की बदकिस्मती थी। फिर सोंग वेन्यांग इंटरनेस को लेकर वार्ड में आती है, जिस पर मैं जल्दी से बेड से उठता हूँ, टेढ़ा हुआ मास्क ठीक करता हूँ और कैजुअली हेलो कहने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी नजरों को अपने ऊपर फील कर सकता हूँ। वो नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जिनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। बिल्कुल वैसी नहीं जैसी सालों पहले होती थीं, जब मैं क्वेश्चंस गलत कर देता था और वो बेबस मगर नरम नजरों से मुझे देखा करती थी। मिस्टर लू, ये प्रोफेसर सोंग वेन्यांग हैं। आपके पूरे ट्रीटमेंट प्लान की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। नर्स की बात सुनकर मैं नजरें चुराते हुए सिर हिला देता हूँ, जिसके बाद बगल में खड़ा इंटर्न मेडिकल रिकॉर्ड खोलकर पढ़ना शुरू करता है। लूसिनियन, मेल, 28 ईयर्स ओल्ड। 10 साल पहले हेल्थ चेकअप के दौरान नेक लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग पाई गई। इनिशियल डायग्नोसिस। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोंग वेन्यांग अचानक उसे रोक देती है। क्या आप इस पेशेंट को जानती हैं? यह सुनते ही मेरा दिल गले तक आ जाता है, जिस पर मैं फोन में बिजी होने का नाटक करने लगता हूँ। लेकिन सोंग वेन्यांग बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, बस ये केस थोड़ा स्पेशल है, इसलिए मैंने पहले ही फाइल देख ली थी। फोन अपने आप शॉपिंग पेज पर स्विच हो जाता है और पेमेंट काउंटडाउन शुरू हो जाता है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है, जिस पर मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। इंटर्न ट्रीटमेंट प्लान की रिपोर्ट पूरी करता है और सोंग वेन्यांग बिना किसी इमोशन के कहती है, करंट ट्रीटमेंट जारी रखिए, कल रिव्यू होगा। इतना कहकर वो अगले पेशेंट के पास चली जाती है। वार्ड राउंड पूरे 20 मिनट तक चलता है, लेकिन जाते जाते भी वो मेरी तरफ एक बार नहीं देखती, जिस पर मैं अपनी अकड़ी हुई गर्दन हिलाता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी है। जिस विग को मैं पसंद कर रहा था, वो इस इंटरप्शन की वजह से कब की सोल्ड आउट हो चुकी थी। वाकई बैड लक थी, लेकिन एक बात राहत देने वाली थी। सोंग वेन्यांग शायद मुझे भूल चुकी थी। इंटर्न ने जब मेरा नाम पढ़ा था तब भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। जब मेरी और सोंग वेन्यांग की पहली मुलाकात हुई थी तब हमारा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं घर के पैसों के दम पर हर तरह की शरारत करता था। स्टडीज में हमेशा क्लास के आखिरी स्टूडेंट्स में रहता था, जिस पर होमरूम टीचर ने मुझे सुधारने के लिए सोंग वेन्यांग को मेरा डेस्क पार्टनर बना दिया था। शुरुआत में सोंग वेन्यांग मुझे बिल्कुल इग्नोर करती थी। हर दिन बस अपनी टेस्ट पेपर्स में डूबी रहती थी। एक पेपर खत्म करती, दूसरा शुरू कर देती। वो स्मार्ट थी, नेचर अच्छा था, लुक्स भी बेहतरीन थे। उसकी एकमात्र कमी थी गरीबी। दूसरी तरफ मैं था, न ज्यादा स्मार्ट न अच्छा स्वभाव। सोंग वेन्यांग के बगल में बैठकर मैं किसी दिमागहीन अमीर लड़के जैसा लगता था। लेकिन मेरी ईक्यू बुरी नहीं थी। जब पूरे स्कूल के लड़के उसे फ्लावर्स और लव लेटर्स दे रहे थे, तब मैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन सेट्स खरीद कर लाता था। उसके सारे मॉक टेस्ट्स मैंने ही खरीदे थे और सिर्फ एक सेमेस्टर के अंदर मैं उसे इम्प्रेस करने में सफल हो गया था। जिस दिन मैंने पहली बार सोंग वेन्यांग को किस किया, वही उसका बर्थडे भी था। उसकी सफेद ड्रेस थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, होंठ लाल और हल्के सूजे हुए थे, जिस पर वो नजरें झुकाकर मुझसे पूछती हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? किसी लड़की को पहली बार किस करने वाला मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया था। फिर हकलाते हुए कहता हूँ, अगर अभी भी नहीं समझी तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह सुनकर उसके कान लाल हो जाते हैं और वो धीरे से जवाब देती है, हाँ। उस समय सब कुछ कितना खूबसूरत था। मैं पढ़ाई से नफरत करता था, लेकिन क्लास में आते ही चुपचाप सोंग वेन्यांग के पास बैठ जाता था। उसकी ट्यूटरिंग सुनता था, जिस पर सिर्फ एक साल में मेरे टोटल मार्क्स 100 से ज्यादा बढ़ गए थे। थोड़ा हिसाब लगाने पर मुझे लगता था कि मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। तब मुझे सोंग वेन्यांग से दूर भी नहीं होना पड़ता, अगर उसके बाद हेल्थ चेकअप में मेरी बीमारी सामने न आई होती। अचानक मेरी उल्टी की आवाज पूरे वार्ड में गूंज जाती है। मैं टॉयलेट पकड़कर बैठा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और ठंडा पसीना लगातार निकल रहा था। शिंगे मेरी पीठ थपथपाते हुए कहता है, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा रिएक्शन बहुत सीवियर है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। जरूरत नहीं है, आदत पड़ चुकी है। उस साल 27 कीमोथेरेपी सेशंस मैंने अकेले विदेश में झेले थे। पूरे 10 साल तक स्ट्रगल किया था। अब डिजीज रिलैप्स हो चुकी थी। पता नहीं और कितने दिन तक ये दर्द सहना पड़ेगा। अगर हर बार
डॉक्टर को बुलाऊंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन शिंग ये हार नहीं मानता। सॉन्ग वेन्यांग तुम्हारी अटेंडिंग डॉक्टर है ना, मैं उसे बुलाता हूँ, उसके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। यह सुनकर मैं तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरे पूर्वजों की कसम, मुझे चैन से रहने दे। तुझे खुश होना चाहिए कि उसने मुझे पहचाना नहीं। अगर पहचान लिया होता तो शायद मुझे 100 बार कीमोथेरेपी करवा देती। किसने कहा कि तुम्हें 100 बार कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी? अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर फिर से जम जाता है। मैं पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं करता। शिंग ये राहत की सांस लेकर कहता है, प्रोफेसर सॉन्ग, सिनियन की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सॉन्ग वेन्यांग क्या कहती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। क्या उसने अभी मेरी सारी बातें सुन ली थीं? रात को नर्स मुझे एंटी न्यूजिया इंजेक्शन लगाने आती है। उसकी आवाज में हल्की क्यूरियोसिटी होती है। क्या आप प्रोफेसर सॉन्ग को जानते हैं? मैं थका हुआ बेड पर पड़ा रहता हूँ। नहीं, क्यों पूछ रही हो? जिस पर नर्स कहती है, प्रोफेसर सॉन्ग आमतौर पर ऐसी चीजों में दखल नहीं देती, लेकिन इस बार वो खास तौर पर ऑफिस आई थी और बोली कि अटेंडिंग डॉक्टर आपके लिए एक्स्ट्रा एंटी न्यूजिया इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करे। मैं मिरर में खुद को देखता हूँ। बीमारी ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया था। चेहरा बेजान लग रहा था। 10 साल पहले वाले लू सिनियन से मेरी शक्ल बिल्कुल अलग हो चुकी थी। शायद सॉन्ग वेन्यांग ने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल मैं खुद से सवाल करता हूँ, अगर वो सच में मुझे पहचान चुकी हो तो? आखिर बेड के ऊपर साफ साफ लू सिनियन लिखा हुआ था। फिर मैं ये कैसे मान सकता था कि उसने मेरा नाम नहीं देखा होगा? और तभी शिंग ये भी बीच में बोल पड़ता है, तुम लोगों की प्रोफेसर सॉन्ग अभी सिर्फ 28 साल की है ना? इतनी कम उम्र में ही प्रोफेसर बन गई। यह सुनकर नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है आपको काफी जानकारी है। प्रोफेसर सॉन्ग ने बैचलर से लेकर मेडिकल पीएचडी तक सीधा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम किया था। ग्रेजुएशन के समय भी उनकी उम्र मुश्किल से 26 या 27 साल रही होगी। उनका प्रोफाइल इतना शानदार है कि आम लोग उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। फिर वो मजाक में पूछती है, कहीं आप हमारी प्रोफेसर सॉन्ग को प्योर्स करने का सोच तो नहीं रहे? अगर ऐसा है तो ये आइडिया छोड़ दीजिए। उनके दिल में पहले से कोई है। जिस पर शिंग ये हंसते हुए मेरी तरफ आंख मारता है। तभी नर्स आगे कहती है, हॉस्पिटल डायरेक्टर का बेटा भी विदेश से पीएचडी करके लौटा है। कौन जाने दोनों की शादी कब हो जाए। यह सुनते ही शिंगी के चेहरे की मुस्कान जम जाती है, जबकि मैं अपने पेशेंट गॉन के ढीले धागों को घूरने लगता हूँ। अचानक उन उधड़े हुए धागों में भी मुझे अजीब सी दिलचस्पी महसूस होने लगती है। नर्स के जाने के बाद शिंग ये अपराधी चेहरे के साथ मेरी तरफ देखता है। सिनियन, सॉरी, मैं हल्का सा हंसकर कहता हूँ। माफी किस बात की? मैं अब 28 साल का हूँ, 18 का नहीं। कोल्ड गॉडेस मुझसे प्यार कर बैठेगी, ऐसे सपने मैंने 10 साल पहले ही देखना छोड़ दिए थे। उस दिन के बाद मेरी सॉन्ग वेन्यांग से दोबारा मुलाकात नहीं होती। हालांकि हम आमने सामने नहीं आते, लेकिन दूसरे लोगों की बातों से उसके बारे में खबरें सुनता रहता हूँ। कभी पता चलता है कि वो किसी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में गई है, कभी सुनने को मिलता है कि वो एक्सपेरिमेंटल बेस में रिसर्च कर रही है। हर हफ्ते सिर्फ एक बार वार्ड राउंड करने आती है और मेडिकेशन प्लान गाइड करके वापस चली जाती है। केमोथेरेपी के सेशंस के बीच पेशेंट्स को घर जाने की परमिशन मिल जाती है, जिस पर डिस्चार्ज होने तक भी मेरी सॉन्ग वेन्यांग से मुलाकात नहीं हो पाती। घर लौटते समय मुझे अपने हाई स्कूल क्लास मॉनिटर का फोन आता है। लूसिनियन, तुम अभी भी जिंगबई में हो ना? ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? फोन के दूसरी तरफ काफी शोर शराबा सुनाई देता है, जिसके बीच स्टडी रिप्रेजेंटेटिव की आवाज भी आती है। तुम बीमार हो, ये बात दोस्तों को बताई तक नहीं? अगर क्लास मॉनिटर न बताता तो हमें आज भी पता नहीं चलता। स्कूल के समय मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि सालों में कांटेक्ट कम हो गया था, लेकिन क्लास मॉनिटर वाले ग्रुप से कभी कभी बात हो जाती थी, जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। अरे ऐसा मत बोलो, कल तुम कहाँ रहोगे? हम मिलने आएंगे। उनकी सिंसियरिटी देखकर मैं मना नहीं कर पाता और आखिर में अपना एड्रेस दे देता हूँ। अगले दिन लगभग 5-6 पुराने क्लासमेट्स मेरे घर पहुंच जाते हैं। सभी के हाथों में वेजिटेबल्स, मीट और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स से भरे बैग्स होते हैं। हम लोग हॉटपॉट खाने वाले थे, लेकिन मौसम बहुत गर्म है, क्यों ना कुछ स्टर फ्राई डिशेस बना ले। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ। कोई बात नहीं, एसी है ना, मुझे तो हॉटपॉट ही खाना है। जिस पर सब लोग शोर मचाते हुए किचन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरा घर फिर से जिंदा हो उठता है। क्लास मॉनिटर सब्जियां साफ करते हुए अचानक पूछता है, वैसे तुम्हारा सॉन्ग वेन्यांग से कांटेक्ट है क्या? यह सुनकर मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं पता? वो हेमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट है, लिम्फ कैंसर की टॉप एक्सपर्ट मानी जाती है। अगर तुम उससे सलाह ले लो तो कितना अच्छा होगा। असल में मैं सॉन्ग वेन्यांग से दोबारा कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था, जिस पर मैं मना करने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बज उठती है। क्लास मॉनिटर एप्रन से हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोलने जाता है। अगले ही पल बाहर से दोस्तों की उत्साहित आवाजें सुनाई देती हैं। अरे आखिर तुम आ ही गई। वाह प्रोफेसर सॉन्ग, कितने साल बाद मिल रहे हैं, जल्दी अंदर आओ। लूसिनियन हॉटपॉट खाना चाहता है। तुम एक्सपर्ट हो, बताओ उसे खाना चाहिए या नहीं? यह सुनते ही मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरे चेहरे पर मास्क नहीं था। मैं न तो चेहरा धो पाया था और न ही खुद को ठीक से तैयार कर पाया था, और इसी हालत में सॉन्ग वेन्यांग के सामने आ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग उससे कांटेक्ट कर लेंगे।
सॉन्ग वेन्यांग शांत नजरों से मुझे देखती है, फिर बिल्कुल कैजुअली कहती है, युयांग हॉटपॉट खा सकते हो लेकिन स्पाइसी सूप बेस नहीं। ठीक है ठीक है। प्रोफेसर सॉन्ग की बात मानते हैं, नो स्पाइसी हॉटपॉट, जिस पर सब लोग फिर से अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। सॉन्ग वेन्यांग क्लास मॉनिटर से स्लीपर्स लेकर बदलती है, फिर फ्रूट्स का बैग किचन में रख देती है। क्लास मॉनिटर माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, जो भी हुआ वो सब पुरानी बात है, इतने साल बाद मिले हो, मुस्कुरा दो, सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। फिर वो सॉन्ग वेन्यांग को देखकर कहता है, तुम इतनी बड़ी दिल वाली हो, लूसिनियन से अब भी नाराज मत रहो, चलो इधर आकर वेजिटेबल साफ करो। ये कहकर वो वाटर स्पिनच से भरी टोकरी उसके हाथ में थमा देता है, जिस पर सॉन्ग वेन्यांग आकर सोफा के सामने बैठ जाती है और अचानक पूरे लिविंग रूम में सिर्फ हम दोनों ही रह जाते हैं। कोने में लगा एसी लगातार घरघराहट की आवाज कर रहा था, जबकि मैं उसकी नजरों से बचते हुए पीछे की पॉकेट में रखा मास्क ढूंढने लगता हूँ। मैं मास्क पहनने ही वाला होता हूँ कि तभी सॉन्ग वेन्यांग एक वाटर स्पाइंज का डंठल तोड़ते हुए कहती है, जब पहचान ही लिया है तो अब इतना छिपने की क्या जरूरत है। यह सुनकर माहौल और भी ऑकवर्ड हो जाता है। सच कहूं तो असहज सिर्फ मैं था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं धीरे से हाथ नीचे कर लेता हूँ। मुझे लगा था कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए हॉस्पिटल में भी हेलो नहीं कहा। जिस पर सॉन्ग वेन्यांग बिना सिर उठाए वेजिटेबल साफ करते हुए जवाब देती है, जरूरत नहीं थी, हम इतने करीब भी नहीं है कि हेलो करना जरूरी हो। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी, जैसे वो बातचीत जारी रखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती। मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ, फिर ऑकवर्ड तरीके से उसके सामने पानी का गिलास सरका देता हूँ। थोड़ा पानी पी लो। नहीं थैंक्स, उसने साफ मना कर दिया। और मैं भी इतना बेशर्म नहीं था कि जबरदस्ती करता, जिस पर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि हॉस्पिटल में कहीं मैंने कोई एम्बैरेसिंग हरकत तो नहीं कर दी थी। तभी क्लास मॉनिटर किचन से सिर निकालकर चिल्लाता है, लूसिनियन किचन टिश्यू खत्म हो गया, एक रोल ला दो। मैं जवाब देता हूँ और जल्दी से उठकर कैबिनेट की तरफ चला जाता हूँ। ये फर्नीचर काफी पुराना था, ड्रॉअर खोलते ही पूरा कैबिनेट हिलने लगता है। सबसे ऊपर दीवार की तरफ टिकाया हुआ फोटो फ्रेम सबसे पहले संतुलन खो देता है। कुछ हल्की खटखटाहट के बाद वो नीचे गिरने लगता है। जब तक मुझे समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सिर्फ सिर बचाने के लिए हाथ ऊपर कर पाता हूँ और नीचे झुककर तस्वीरों की बारिश का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है। सॉन्ग वेन्यांग पहले ही आगे बढ़कर गिरता हुआ फ्रेम पकड़ चुकी थी। पीछे से आती रोशनी की वजह से मैं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसके आसपास फैली ठंडी हवा साफ बता रही थी कि उसका मूड अच्छा नहीं था। मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक्स, लेकिन सॉन्ग वेन्यांग मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। जिस पर मैं फ्रेम के नीचे से निकलकर खड़ा होता हूँ और तभी देखता हूँ कि उसकी नजर किस चीज पर टिकी हुई है। वो एक पुरानी फोटो थी, वही फोटो जो मैंने सालों पहले चोरी छिपे उसकी सोते हुए खींची थी। तस्वीर में पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। वो गहरी नींद में थी, यहाँ तक कि जब मैंने चुपके से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी तब भी उसे पता नहीं चला था। जिस पर सॉन्ग वेन्यांग ठंडी नजरों से मुझे देखती है और पूछती है, लूसिनियन इसका कोई एक्सप्लेनेशन दोगे? यह सुनकर मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर आदतन सिर खुजलाते हुए सूखी हंसी हंसता हूँ। अरे ये तो बस एक्स गर्लफ्रेंड मेमोरियल वॉल है। हाँ हाँ, मैं बस कुछ यादें संभाल कर रखना चाहता था। ओह ऐसा है, फिर आगे बोलो। यह कहते हुए सॉन्ग वेन्यांग मेरी और शिंग ये की साथ वाली फोटोज की तरफ इशारा करती है, जिस पर उसकी ठंडी आवाज में पहली बार हल्का सा उतार चढ़ाव आता है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम लड़कों को भी डेट कर चुके हो? यह सुनकर मैं चुपचाप निकलता हूँ। अरे वो सब मजाक की बातें हैं। हाँ हाँ, मैंने सबको डेट किया था। लेकिन इस बार सॉन्ग वेन्यांग की तेज नजरें जैसे मुझे जला डालना चाहती थीं, जिस पर मेरी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। मेरी आंखें इधर उधर भटकती रहती हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। उसी समय क्लास मॉनिटर किचन का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन कमरे का अजीब तनाव महसूस करते ही चुप हो जाता है, जिस पर सॉन्ग वेन्यांग का चेहरा और ठंडा पड़ जाता है। वो फोटो फ्रेम वापस उसकी जगह रखती है, टिश्यू से हाथ साफ करती है और अपना कोट उठाकर बाहर निकलने लगती है। अरे सॉन्ग वेन्यांग, कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल में काम है, मुझे निकलना होगा। अरे लेकिन लूसिनियन वाली बात अभी खत्म नहीं हुई, कम से कम खाना खाकर तो जाओ। सॉन्ग वेन्यांग एंट्रेंस पर खड़ी होकर मेरी तरफ देखती है। ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ कहूं, लेकिन आखिर में उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। जिस पर सॉन्ग वेन्यांग खुद पर हंसती हुई कहती है, एक अनवांटेड एक्स गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ रुकना जरूरी है क्या? अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और सॉन्ग वेन्यांग चली जाती है। कुछ देर बाद क्लास मॉनिटर चाय का कप उठाकर मेरे सामने सिर हिलाता है। सिनयान तुम भी कमाल हो, इतने साल बाद भी टैलेंट जरा भी कम नहीं हुआ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा मत मानना, सॉन्ग वेन्यांग अभी भी नाराज है, कुछ दिन बाद मैं उससे बात करूंगा। आखिर मैं उसका पुराना क्लास मॉनिटर हूँ, मेरी बात तो मानेगी ही। यह सुनकर बाकी क्लासमेट्स भी मुझे समझाने लगते हैं। जब मैंने उसे फोन किया था वो बहुत बिजी थी, फिर भी वो आई, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी फिक्र करती है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। असल में मुझे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे सॉन्ग वेन्यांग के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। मेरे हिसाब से
हमारी जिंदगी को दोबारा कभी नहीं टकराना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी उसकी जिंदगी में फिर से परेशानी बनकर आए। इसके बाद सब लोग मिलकर हॉटपॉट खाते हैं, माहौल काफी लाइवली हो जाता है। बीच में क्लास मॉनिटर क्लास ग्रुप में वीडियो कॉल भी लगा देता है। हालांकि कॉल उठाने वाले ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ग्रुप चैट तुरंत एक्टिव हो जाती है। सब लोग पुरानी बातें करने लगते हैं, जिस पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम फिर से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से पहले वाले दिनों में लौट आए हों। वो दिन जब हर कोई अपने फ्यूचर और ड्रीम्स के बारे में बात करता था, ग्रेजुएशन ट्रिप की प्लानिंग करता था, और उसी समय सॉन्ग वेन्यांग मेरी डेस्क पार्टनर हुआ करती थी। एग्जाम से एक हफ्ता पहले वो ऑफिस से लौटती है और मुझे मार्कर लेकर मैप पर कुछ बनाते हुए देखती है, जिस पर वो पूछती है, क्या कर रहे हो? मैं मैप उठाकर उसके सामने करता हूँ। दिख नहीं रहा, ये जिंगबेई है। मैप पर 2 लाल सर्कल्स बने हुए थे। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है और ये मेरी। फिर मैं दोनों सर्कल्स को एक लाइन से जोड़ देता हूँ। 2 पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी लाइन होती है, यानी फ्यूचर में हमारे बीच की दूरी बस इतनी सी होगी। यह सुनकर सॉन्ग वेनयांग हंस पड़ती है। तो तुम जिंगबेई जाना चाहते हो? तुम खुश नहीं हो? जिस पर वो मेरे पास बैठ जाती है, पेपर्स को फोल्ड करके डेस्क में रखती है और धीरे से जवाब देती है, खुश क्यों नहीं होंगी? लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मेरा मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट इतनी खराब थी कि उसे देखकर कुछ कहने लायक नहीं बचता। पूरी शीट अब नॉर्मल वार्निंग मार्क्स से भरी हुई थी। डॉक्टर मेरे पेरेंट्स से कहता है कि मुझे तुरंत जिंगबेई ले जाकर डिटेल्ड चेकअप करवाया जाए। उस समय की हालत देखकर साफ लग रहा था कि शायद मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊंगा। जिस पर मैं एक दिन सॉन्ग वेन्यांग से पूछता हूँ, अगर किसी दिन मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और मैं जिंगबेई ना आ सकूं, तब तुम क्या करोगी? यह सुनकर सॉन्ग वेन्यांग के कदम रुक जाते हैं। वो भौहें चढ़ाकर पूछती है, तुम बीमार हो क्या? मैं तुरंत हंस पड़ता हूँ, पागल हो क्या? तुम ही बीमार हो। बस इंटरनेट पर एक रैंडम क्वेश्चन देखा था। फिर मैं जल्दी से बात बदलते हुए कहता हूँ, वैसे भी मैं जरूर सबसे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। जरूरत पड़ी तो चॉइस चेंज कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और ज्यादा उलझ जाता है, जिस पर मैं घबराकर अपना मैथ होमवर्क उसकी तरफ सरका देता हूँ। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉन्ग वेन्यांग मैथ सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए आज तक समझ नहीं पाया कि उसने आखिर मेडिसिन फील्ड क्यों चुनी। उस दोपहर के खत्म होने से पहले अचानक मेरी नाक से खून बहने लगता है। खून एग्जाम पेपर तक पहुंच जाता है, जिस पर मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं इसे एग्जाम पेपर डैमेज करना तो नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सब बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि उसी रात मैं जिंगबेई के लिए निकल जाता हूँ। जिंगबेई की चमकती सड़कों के बीच खड़े होकर एक पल ऐसा आता है जब मैं दर्द से रो देना चाहता था। हमारा जिंगबेई वाला वादा, आखिर में सबसे पहले मैं ही वहां पहुंच गया था। लेकिन डायग्नोसिस रिपोर्ट मिलने के बाद मुझे वापस होम टाउन लौटना पड़ता है, और फिर दोस्तों के सामने मैं सॉन्ग वेन्यांग पर पैसों की गड्डी फेंक कर हमारे रिश्ते का अंत कर देता हूँ। दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मैं फिर उसी वार्ड में आता हूँ, लेकिन इस बार रूममेट बदल चुका था। यू चू अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो बच्चा 5 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाया था। यह खबर सुनकर शिंग ये की आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर वो नम आंखों से मेरी तरफ देखता है। लेकिन उस समय मैं ताइबाओ सेलर से बहस करने में बिजी था। जरा मुझे देखो, क्या मैं बैंक रॉबर लगता हूँ? हम दोनों शरीफ नागरिक हैं। अगले ही पल मैं अपनी फोटो भेज देता हूँ, जिसमें मैंने सिर पर मोजा पहन रखा था। मैंने कैप ऑर्डर की थी और तुमने मुझे सॉक्स भेज दिए। उसी समय सॉन्ग वेन्यांग वार्ड में दाखिल होती है और ठीक तभी मुझे रिफंड मिल जाता है, जिस पर मैं बिजली की रफ्तार से कंबल के अंदर घुस जाता हूँ। सिर्फ पीठ बाहर दिखाई देती है। लूसिनियन। सॉन्ग वेन्यांग की शांत आवाज सुनाई देती है। मैं कंबल के अंदर से दबी हुई आवाज में कहता हूँ, लूसिनियन यहाँ नहीं है, मैं उसका भाई शिंग ये हूँ। यह सुनकर बगल में खड़ा शिंग ये पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन सॉन्ग वेन्यांग बिना कुछ बोले मेरा कंबल खींच देती है। मेरे बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। मैं किसी गुस्सैल देसी कुत्ते जैसा लग रहा था, जिस पर मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा बेहद ठंडा था, होंठ कसकर बंद थे। उसी समय साथ खड़ा मेल डॉक्टर हंसते हुए कहता है, वेन्यांग, मैंने अभी अभी इनके मेडिकेशन प्लान में एडजस्टमेंट किया है। सोचा था इन्हें बताऊं, लेकिन अंदर आते ही ये सीन देखने को मिल गया। उसके आगे की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वार्ड के बाकी पेशेंट्स हंसने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग वेन्यांग नहीं हंसती। वो बस शांत आवाज में कहती है, लगता है अभी तुम्हारा ध्यान इन बातों में नहीं है, मैं कल फिर आऊंगी। नहीं प्रोफेसर सॉन्ग, अभी बता दीजिए, मैं सच में ध्यान से सुन रहा हूँ, नशा हूँ। यह कहते हुए मैं जल्दी से उसके कोट का किनारा पकड़ लेता हूँ। इतने साल इलाज करवाने के बाद मैं लोगों को खुश रखना अच्छी तरह सीख चुका था, जिस पर सॉन्ग वेन्यांग की नजर मेरी उंगलियों पर टिक जाती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके माथे की शिकन और गहरी हो जाती है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे वो रोने वाली है। फिर मैं खुद ही अपने विचार पर हंस देता हूँ। शायद बीमारी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। सॉन्ग वेन्यांग मेरे बेड के पास खड़ी रहती है और लगभग आधे घंटे तक बिना किसी इमोशन के ट्रीटमेंट प्लान समझाती रहती है। हर बात साफ, हर सेंटेंस परफेक्टली मेजर्ड, लेकिन मैं उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता हूँ। आखिर में वो कहती है, हम दवा बदलने वाले हैं। इस नई मेडिसिन का इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी स्ट्रांग हैं। मैं बेड के सहारे टिककर आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर कहता हूँ, अरे छोड़ो भी, मुझे पता है ये क्लिनिकल ट्रायल है ना, इसमें हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं की और ना ही सोसाइटी के लिए कोई खास कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर आखिर में ये फेल भी हो जाता है तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जिस पर लू टूनियन कहता है कि वह कभी भी इंसानी
जान को मजाक नहीं समझती। यह सुनकर सॉन्ग वेन ऑन अपने होंठ कसकर भींच लेती है। उसका इतना सीरियस और बिना किसी मजाक वाला एक्सप्रेशन देखकर मुझे उल्टा थोड़ा सुकून फील होता है। इसके बाद नई दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। दिन में दवा लेने के कुछ ही घंटों बाद शाम होते होते मैं टॉयलेट बाउल को पकड़कर बैठा रहता हूँ, जिस पर मुझे इतनी जोर की उल्टियां होने लगती हैं कि ऐसा लगता है जैसे अंदर का सब कुछ बाहर निकल जाएगा। इसके बाद सीने में जलन और बेचैनी शुरू हो जाती है, जो बेहद अनकंफर्टेबल फील करवाती है। फिर जब जिंग ये घर जाकर आराम कर रहा होता है, तब मैं खुद व्हील चेयर चलाते हुए हॉस्पिटल के बाहर बने छोटे गार्डन की तरफ निकल जाता हूँ। उस वक्त सनसेट की सुनहरी रोशनी झील की सतह पर शांति से फैली हुई होती है। हवा पानी को छूते हुए गुजरती है, जिस पर छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। यह नजारा ऐसा लगता है जैसे हजारों गोल्डन फिश पानी में उछल कूद कर रही हों। मैं हवा का आनंद लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच बीच में सिर झुकाकर बैग में फिर से उल्टी करने लगता हूँ। जिसके बाद जब मैं सिर उठाता हूँ तो अचानक मेरे सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अरे मिस्टर लू, क्या इत्तेफाक है, आप यहाँ कैसे? जिस पर मैं तुरंत पहचान जाता हूँ कि यही वो मेल डॉक्टर है जो उस दिन सॉन्ग वेन ऑन के साथ खड़ा था। हालांकि मैं उसका नाम पूछना भूल गया था, लेकिन वह खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम गुशियान है। मैं उसका हाथ पकड़कर हल्के से शेक करता हूँ। तभी उसकी रिंग फिंगर में चमकती वेडिंग रिंग मेरी नजरों में चुभ जाती है। मुझे याद आता है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का सरनेम भी गुड़ है, जिस पर मेरे मन में ख्याल आता है, क्या ये डायरेक्टर का बेटा है? और क्या यही सॉन्ग वेन ऑन का होने वाला हस्बैंड है? इसके बाद गुशियान मेरे बगल में खड़ा होकर शांत आवाज में पूछता है, तुम और वेन ऑन एक दूसरे को कैसे जानते हो? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। फिर समझ आता है कि उसके मुंह से निकला ऑन दरअसल सॉन्ग वेन ऑन ही है। माहौल अचानक थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, जिस पर मैं अपनी टेढ़ी हुई कैप ठीक करते हुए कहता हूँ, हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे, बस क्लासमेट्स। हाँ, सिर्फ क्लासमेट्स। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट गुशियान हल्का सा हंस देता है। फिर कहता है, जो बातें मैंने सुनी हैं वो तो कुछ और ही कहानी बताती हैं। सुना है तुम सॉन्ग वेन ऑन के एक्स बॉयफ्रेंड हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद तुमने उसके सामने पैसों की गड्डी फेंकी और फिर उसे छोड़ दिया। उसकी बातों में बिल्कुल भी नरमी नहीं होती, जिससे साफ महसूस होता है कि वह अपनी फियांसी के लिए गुस्सा निकाल रहा है। जब मैं कुछ नहीं बोलता तब वह सिर झुकाकर आगे कहता है, क्यों किया था ऐसा? सिर्फ इसलिए कि तुम बीमार थे? क्या तुम सॉन्ग वेन ऑन को खुद से दूर धकेलना चाहते थे? जिस पर मैं अब भी चुप रहता हूँ। हवा मेरे कंधों को छूती हुई गुजरती रहती है। तभी गुशी यान तंज भरी हंसी के साथ कहता है, कितने बेवकूफ थे तुम। तुम्हारी वजह से ही तो मैं सॉन्ग वेन ऑन से एंगेजमेंट कर पाया हूँ। मैं इतने सालों से बीमार हूँ कि मेरा गुस्सा भी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर मैं खुद को जवाब देने से रोक नहीं पाता। तो फिर जल्दी से घुटनों पर बैठकर मेरा धन्यवाद करो और साथ में मुझे 5 मिलियन भी ट्रांसफर कर दो। यह सुनकर गुशी यान कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप पड़ जाता है, जिस पर मैं उसे तिरछी नजर से देखकर कहता हूँ, आखिर सुनना क्या चाहते हो तुम? ये कि मुझे पछतावा हो रहा है? लेकिन गुशियान गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा देता है, तो क्या तुम्हें पछतावा है? जिस पर मैं भी हंसते हुए कहता हूँ, हाँ बिल्कुल पछतावा है। अभी जाता हूँ और सॉन्ग वेन ऑन को वापस पाने की कोशिश करता हूँ। उससे लव कन्फेशन करूंगा, कहूंगा कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। फिर उसे बोलूंगा कि वो तुरंत तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ले, तब देखते हैं तुम क्या करते हो। मैं जानबूझकर सिर ऊंचा करके गुशियान का एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस होता है कि वह मेरे पीछे किसी को देख रहा है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, वेन ऑन, अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुमसे फिर से कन्फेशन करे तो क्या तुम उसके पास वापस जाओगी? यह सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान जम जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैर अचानक किसी बॉटमलेस पिट में फिसल गया हो। मैं तेजी से पीछे मुड़ता हूँ और सॉन्ग वेन ऑन की ठंडी नजरों से टकरा जाता हूँ, जिस पर मेरा चेहरा ऐसे गर्म हो जाता है जैसे किसी ने उस पर मिर्च का तेल डाल दिया हो। सनसेट की ऑरेंज लाइट उसके व्हाइट कोट को चमका रही होती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और एक्सप्रेशनलेस दिखाई देता है। फिर वह धीरे से कहती है, तुम कोशिश करके देख सकते हो। मैं लगभग सोचने की ताकत खो देता हूँ और अनजाने में पूछ बैठता हूँ, क्या? जिस पर वह दोबारा कहती है, तुम कह सकते हो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, फिर देखना मैं तुम्हारे पास वापस आती हूँ या नहीं। उस पल झील से टकराकर लौटती सुनहरी रोशनी उसके चारों तरफ फैल जाती है। मेरी आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं। मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, जो बहुत दूर से आती हुई महसूस होती है। इसके बाद जब मुझे होश आता है तब गुशियान वहां से जा चुका होता है और सॉन्ग वेन ऑन धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही होती है, जबकि मैं व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ और मेरे पैर ऐसे भारी लग रहे होते हैं जैसे उन पर हजारों किलो वजन रखा हो। मैं बिना विरोध किए उसे व्हील चेयर संभालने देता हूँ। इस वक्त मेरे अंदर शर्म, झिझक, पछतावा और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब एक साथ उमड़ रहे होते हैं। यह सारी भावनाएं मिलकर गले में फंसे किसी बड़े पत्थर जैसी महसूस होती हैं। सॉन्ग वेन ऑन मुझे झील के किनारे किनारे ले जाती है। फिर शांत आवाज में पूछती है, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? जिस पर मैं सिर झुकाकर अपने नाखून कुरेदते हुए कहता हूँ, क्या कहूँ? जो बातें मैंने अभी कही थी वो सब मजाक था। मेरी बात खत्म होते ही सॉन्ग वेन ऑन रुक जाती है। उसकी आवाज में साफ गुस्सा सुनाई देता है। लूतुनियन, क्या मुझे बेवकूफ बनाना तुम्हें इतना अच्छा लगता है? क्या मेरे लिए तुम्हारी
फीलिंग्स इतनी सस्ती थी? मैं शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता हूँ, फिर मुश्किल से कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था, अभी जो हुआ वो बस बहस की वजह से था, आगे ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फिर परेशानी में डाल दिया। पहले मैं हमेशा सॉन्ग वेन ऑन की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेता था और उसके नाराज होने से पहले हंसते हुए माफी मांग लेता था, लेकिन इस बार मैं सच में मुस्कुरा नहीं पा रहा था, बल्कि मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे। तभी सॉन्ग वेन ऑन कहती है, मैं और गुशियान सच में एंगेजमेंट करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ उसके पिता की एकतरफा इच्छा है। यह कहकर वह मेरे सामने आकर बैठ जाती है और सीधे मेरी आंखों में देखने लगती है। उसकी हल्की लेकिन दबाव भरी नजरें मुझे बेचैन कर देती हैं। आज मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था और वो सारी कड़वी बातें भी मैंने ही उससे कहलवाई थी। इतनी नजदीक से उसकी नजरों का सामना करते हुए मेरे अंदर अचानक गुस्सा और दुख दोनों फूटते हैं। मैं पहले ही इतना बदनसीब हूँ, एक मरने वाला इंसान हूँ, फिर भी चैन से नहीं छोड़ा जा रहा। जिस पर मैं कड़वी आवाज में कहता हूँ, तो फिर बधाई हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो शायद तुम डायरेक्टर के घर की बहू भी नहीं बन पाती। यह सुनकर सॉन्ग वेन ऑन कहती है, इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम पूरी तरह बेवकूफ हो। सॉन्ग वेन ऑन, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे उल्टी आने वाली है। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू लगातार गिरने लगते हैं। फिर मैं कांपती आवाज में कहता हूँ, उस साल जो कुछ हुआ था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, गलती मेरी थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सॉन्ग वेन ऑन मेरे कंधों को कसकर पकड़ लेती है, फिर सिर झुकाकर गहरी सांस लेती है और मेरी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी उस बात की परवाह करती हूँ? लूतुनियन, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी उस बेइज्जती को याद करके बैठी हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे असली वजह नहीं पता, जिसकी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था? जिस पर मैं पूरी तरह चौंक जाता हूँ। सॉन्ग वेन ऑन आगे कहती है कि जो लड़की मैथ पढ़ना चाहती थी वो आज डॉक्टर बनकर मेरे सामने खड़ी है। उसने अपना पसंदीदा सपना छोड़ दिया और अब उसकी आंखों में जमा हुआ दर्द किसी भी पल बाहर आने को तैयार दिखाई देता है। वह लाल आंखों से मुझे घूरते हुए पूछती है, तुम्हारे पास आने के लिए मैंने कितने साल तक तकलीफ झेली है, पता है तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे एक मुझे छोड़ दो कह देने से मैं क्यों दूर चली जाऊं? यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूं। उस समय की सच्चाई मैंने सिर्फ क्लास मॉनिटर को बताई थी और उससे सीक्रेट रखने को कहा था, जिस पर मेरे मन में ख्याल आता है, क्या उसने ही सॉन्ग वेन ऑन को सब कुछ बता दिया था? तभी हवा और तेज चलने लगती है, दूर से नर्स की आवाज आती है जो मुझे वार्ड में वापस बुला रही होती है। इसके बाद सॉन्ग वेन ऑन खड़ी हो जाती है और अपने सारे इमोशंस छिपाते हुए मेरी तरफ देखती है। लूतुनियन, तुम बीमार हो इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे। इसके बाद जब मैं वापस हॉस्पिटल रूम में लौटता हूँ तब लंबे समय तक बेड पर बैठा खोया रहता हूँ। जिंग ये मेरे सामने हाथ हिलाते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो जैसे सोल ही बॉडी से निकल गई हो? मैं धीरे से कहता हूँ, सॉन्ग वेन ऑन, उसने मेडिसिन पढ़ी, मुझे पता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ तभी मेरे दिमाग में अचानक कुछ क्लिक करता है और मैं शॉक होकर मुंह खोल देता हूँ। रुको, तुम्हारा मतलब है कि उसने मेडिसिन इसलिए पढ़ी क्योंकि उस रात जिंग ये के घर जाने के बाद मैं क्लास मॉनिटर को कॉल करता हूँ। तू नियन, सब ठीक है ना? कहना, मैं हिचकते हुए सॉन्ग वेन ऑन के बारे में पूछता हूँ, जिस पर फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ एक छोटे बच्चे की बोलने की प्रैक्टिस की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद वह आह भरकर कहता है, तुनियन, सॉरी, मैंने तुम्हारी बात सॉन्ग वेन ओन को बता दी थी। यह सुनकर मैं निराश होकर अपना सिर घुटनों पर टिका देता हूँ। वह जल्दी जल्दी सफाई देते हुए कहता है, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन उस समय तुम अचानक गायब हो गए थे। तुमने उसके सामने पैसों की गड्डी फेंकी और फिर कहीं नजर नहीं आए। सॉन्ग वेन ऑन पूरे एक हफ्ते तक मेरे घर के नीचे खड़ी रही। उसने मेरा रास्ता रोक लिया था, यहाँ तक कि एडमिशन ऑफिस के टीचर्स भी वहां पहुंच गए थे। मेरे पेरेंट्स को तो लगने लगा था कि मेरा रिजल्ट बहुत शानदार आया है। वो सेलिब्रेशन की तैयारी तक करने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ 3 दिनों में उसका वेट 5 किलो कम हो गया था। अगर तुमने उसकी हालत देखी होती तो शायद तुम भी उससे सच्चाई नहीं छिपा पाते। और बाद में जब पता चला कि उसने अपना मेजर चेंज कर दिया है, तब से मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं बस इस बात से डरता रहा कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए इतने सालों तक चुप रहा। तुनियन, सुन रहे हो ना? जिस पर मैं आंखों से बहते आंसू पोंछता हूँ और भर्राई आवाज में कहता हूँ, हाँ सुन रहा हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, उल्टा मैंने तुम्हें परेशान किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद कॉल कट जाता है। रूम में फिर से खामोशी छा जाती है। मैं फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरा सीना दर्द से भर जाता है। अंधेरे हॉस्पिटल रूम में अचानक मेरी दबाई हुई सिसकियां गूंजने लगती हैं। मुझे महसूस होता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता रहा। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ सबसे छिपा लिया है, लेकिन सबसे जरूरी इंसान को तो शुरू से ही सच्चाई पता थी। तभी अंधेरे में हल्की रोशनी दिखाई देती है। रूम का दरवाजा खुलता है। सॉन्ग वेन ऑन अंदर आती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है। यह देखकर उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ती है। क्या हुआ? कहीं तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? बस फिर क्या था, मेरे अंदर जमा सारी फीलिंग्स टूटकर बाहर आने लगती हैं। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ता हूँ। तुमने अपना मेजर क्यों बदला? बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, क्या तुम समझती नहीं हो? जिस पर सॉन्ग वेन ऑन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ
जाती है। तो आखिरकार तुमने क्लास मॉनिटर से बात कर ही ली? इसके बाद वह मेरे सामने बैठ जाती है और ऊपर देखकर कहती है, अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो क्या हम ब्रेकअप खत्म करके फिर से साथ नहीं हो सकते? मेरा शरीर अनजाने में पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल सॉन्ग वेन ऑन मेरे कंधों को कसकर पकड़ लेती है। लुतुनियन, उसकी आवाज अचानक ऊंची हो जाती है, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है कि तुम किस बात से डर रहे हो। फिर वह सिर उठाकर कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कभी नहीं दूंगी, चाहे किसी दिन। उसके होंठ कांपने लगते हैं, आवाज भी भर्रा जाती है। वह कुछ पल के लिए रुकती है, जैसे वह शब्द बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार वह कह देती है, चाहे किसी दिन हम यिन यांग की तरह दो अलग दुनियाओं में क्यों न चले जाएं। मैं कसम खाती हूँ कि लू, तू नियन के लिए अपनी लाइफ कभी खत्म नहीं करूंगी। इसके बाद वह दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लेती है और बहुत धीरे से पूछती है, अब क्या तुम कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? खिड़की से आती हवा मेरे आंसुओं से भीगे चेहरे को छूती है, उसमें हल्की ठंडक होती है। बाहर चांदनी पानी की तरह शांत फैली हुई दिखाई देती है। झील के पास बैठे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं और वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। और उस पल मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं पक्षियों में से एक हूँ, पिछले 10 सालों से अकेला उड़ता हुआ, सिर्फ अपने पंख लगातार चलाता हुआ, ताकि नॉर्मल इंसान की तरह जी सकूं, बीमारी का सामना कर सकूं। लेकिन मैं भी डरता हूं, मैं भी टूटता हूं, मैं भी भगवान से शिकायत करता हूं, अपनी बदकिस्मती से नफरत करता हूं। मैं हमेशा एक ऐसे जंगल की तलाश में रहा हूं जहां थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि अगर मैं एक पल के लिए भी कमजोर पड़ जाऊं तो नेगेटिव इमोशंस की खाई में गिर सकता हूं। मैं बहुत थक चुका हूं, इतना थक चुका हूं कि सॉन्ग वेन ऑन के सहारे सिर रखकर आराम करना चाहता हूं, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, ताकि मेरी तरह थका हुआ पक्षी कहीं रुक सके, कल सूरज निकलने पर फिर अपने पंख फैलाकर उड़ सके, चाहे वह उड़ान आखिर मौत की तरफ ही क्यों न जाती हो। यह सोचकर मैं सॉन्ग वेन ऑन को कसकर गले लगा लेता हूं और उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता हूं। इसके बाद मेरी दूसरी कीमोथेरेपी भी खत्म हो जाती है। मेरा वेट अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। तभी मकान मालिक का फोन आता है। वह कहता है कि उसका बेटा शादी करने वाला है, इसलिए वह अब घर किराए पर नहीं दे सकता। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले वह मुझे डबल कंपेंसेशन देने को तैयार होता है, लेकिन शर्त यह होती है कि मुझे 2 दिनों के अंदर नया घर ढूंढना होगा। जब मैं उससे फोन पर बात कर रहा होता हूँ, तब सॉन्ग वेन ऑन मेरे बगल में बैठी होती है। वह धीरे से पूछती है, जरूरत हो तो मैं उससे बात करूं? जिस पर मैं कॉल काटकर सिर हिला देता हूं, नहीं रहने दो, कंपेंसेशन काफी है, उससे नया घर मिल जाएगा। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, इतने साल इलाज करवाते करवाते मैं हर जगह भटक चुका हूं, बिना परमानेंट होम के रहने की आदत हो गई है। तभी सॉन्ग वेन ऑन नजरें चुराते हुए कहती है, तो फिर मेरे घर आकर क्यों नहीं रहते? हॉस्पिटल भी पास रहेगा, चेकअप करवाना आसान होगा। मैं थोड़ा झिझक कर पूछता हूं, क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। और इसी तरह मैं आधिकारिक तौर पर सॉन्ग वेन ऑन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता हूँ। वह हॉस्पिटल के पास बना एक अच्छा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है। घर बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन डिजाइन काफी खूबसूरत और खुला खुला होता है। मेरे पुराने किराए के कमरे से तो वह कई गुना बेहतर दिखाई देता है। अगले दिन सॉन्ग वेन ऑन को काम पर जाना होता है। जाने से पहले वह मुझे डोर पासवर्ड देकर कहती है, मूविंग कंपनी सामान लिविंग रूम में रख देगी, रात को लौटकर मैं सब अरेंज कर दूंगी। जिस पर मैं घर के बीचों बीच खड़ा होकर बस अपना सिर खुजलाने लगता हूँ। सच कहूं तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह सॉन्ग वेन ऑन के साथ रहने लगूंगा। पहली बार उसके प्राइवेट स्पेस में कदम रख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा झिझका हुआ था। मैं सोफा पर सीधे बैठकर सॉन्ग वेन ऑन से कहता हूँ, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन उसकी जॉब बहुत बिजी होती है, जिस पर वह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मैं हिम्मत करके दाईं तरफ वाले रूम का दरवाजा खोलता हूँ। अंदर क्रीम कलर का बेड, सलीके से लगे कर्टन्स और ट्रांसपेरेंट वार्डरोब में टंगी सॉन्ग वेन ऑन की शर्ट्स एंड ड्रेसेस दिखाई देती हैं। अमिताभ बुद्ध। मैं तुरंत दरवाजा बंद कर देता हूँ, फिर दूसरा रूम खोलकर अपना सूटकेस वहां रख देता हूँ। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगती है। मैं डिनर तैयार करता हूँ, प्लेट्स और चॉपस्टिक्स सजा देता हूँ, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सॉन्ग वेन ऑन का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब इंतजार करते करते मेरी आंख लग जाती है। जब सॉन्ग वेन ऑन दरवाजा खोलकर अंदर आती है, तब मैं टेबल पर सिर रखे सो रहा होता हूँ। मेरी कैप भी टेढ़ी होकर लगभग गिरने वाली होती है, जिस पर उसके पास आते ही मेरी नींद खुल जाती है। तुम आ गई? मुझे नहीं पता ये मेरा वहम था या नहीं, लेकिन उस वक्त सॉन्ग वेन ऑन जिस नजर से मुझे देख रही होती है, वह हॉस्पिटल वाले समय से भी ज्यादा गर्मजोशी भरी लगती है। मैं घबराकर अपनी कैप ठीक करता हूँ और तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन अपनी नजरें वापस खींच लेती है और धीरे से कहती है, ठीक है, मेरा काम बहुत बिजी रहता है, अगली बार मेरा इंतजार मत करना। मैं भी एक छोटी सी हम्मा कहकर जल्दी से रूम की तरफ निकल जाता हूँ। इसके बाद मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी कैप चेक करने लगता हूँ। मन में लगातार पछतावा हो रहा होता है। ये
मेरी फेवरेट कैप थी। अभी थोड़ी देर पहले शायद ये नीचे खिसक गई थी। सॉन्ग वेन ऑन ने मेरे सिर का ऊपर वाला हिस्सा नहीं देखा होगा ना। यह सोचकर मैं दांत भींचता हूँ और कैप उतार देता हूँ। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर एक लंबी सांस निकल जाती है। बचपन से ही मैं अपनी अपीयरेंस को लेकर काफी कॉन्शियस रहा हूँ, खासकर अपने बालों को लेकर। स्कूल के दिनों में मेरे बाल बेहद शानदार हुआ करते थे, काले, घने और चमकदार। कुछ साल पहले जब बीमारी वापस नहीं आई थी तब भी मेरे बाल काफी अच्छे थे, लेकिन अब मिरर में जो इंसान खड़ा था उसके सिर पर बस थोड़े बहुत बचे हुए बाल दिखाई दे रहे थे, जिस पर मेरे चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। सच में रोने का मन कर रहा था, और ये तो अभी सिर्फ दूसरी कीमोथेरेपी थी। अगर कुछ और सेशंस हुए तो शायद पूरा सिर मुंडवाना पड़ जाएगा। तभी बाहर से नॉक की आवाज आती है, टक टक टक। इसके बाद सॉन्ग वेन ऑन की आवाज सुनाई देती है। टॉयलेटरीज मैंने बाथरूम में रख दिए हैं, अगर फेस वॉश करना हो तो बाहर आ जाओ। ये सुनते ही मैं फौरन लाइट ऑफ करता हूँ और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं सोने जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ। इसके बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आती। सॉन्ग वेन ऑन कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, फिर चली जाती है। मैं आधी रात तक इंतजार करता हूँ। जब बाहर की आखिरी लाइट भी बंद हो जाती है तब मैं बेड से उतरता हूँ। धीरे धीरे दरवाजा खोलता हूँ और बाथरूम की तरफ जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर लिविंग रूम की तरफ पड़ती है। वहां हल्की सी लाइट जल रही होती है। सॉन्ग वेन ऑन सोफा पर बैठी होती है। उसके आसपास डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा होता है। बगल में रखा छोटा टेबल लैंप उसके चेहरे को रोशन कर रहा होता है, और इसी वजह से वह मुझे साफ साफ देख लेती है। बिना कैप के चोरी छिपे बाहर निकलते हुए मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ। समझ नहीं आता कि वापस रूम में घुस जाऊं और मरने का नाटक जारी रखूं या नॉर्मल तरीके से जाकर फेस वॉश करूं। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स नीचे रख देती है और मेरी तरफ चलने लगती है। मैं जल्दी से बहाना बनाता हूँ, अभी अभी नींद खुली है, फेस वॉश करने जा रहा था, हिलो मत। अगले ही पल सॉन्ग वेन ऑन मेरे सिर को ढक रहे हाथ को पकड़ लेती है, फिर मुझे वॉल से टिकाकर खड़ा कर देती है। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही होती हैं, और फिर वह अचानक मुझे किस कर लेती है। मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि सांसें भी बेकाबू होने लगती हैं। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाती है और मुस्कुराकर कहती है, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या, बिना कैप वाले लुक में। मैं तुरंत नजरें घुमा लेता हूँ। मत देखो, बहुत खराब लग रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसके बाद सॉन्ग वेन ऑन मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बाथरूम में ले जाती है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वह लाइट ऑन करती है, जिस पर वॉश बेसिन के पास रखा एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर साफ दिखाई देता है। फिर वह मिरर में मेरी तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें हेयर शेव करना आता है? मैं तुरंत कहता हूँ, अभी नहीं, मेरे सिर पर अभी भी बाल हैं। लेकिन सॉन्ग वेन ऑन ट्रिमर मेरी तरफ बढ़ा देती है। मेरा मतलब है तुम मेरे बाल शेव करो। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं उसके लंबे, काले और खूबसूरत बालों को देखता हूँ और अनजाने में उसके बॉल्ड लुक की इमेजिनेशन करने लगता हूँ। अजीब तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा वियर्ड जरूर लगेगा। सॉन्ग वेन ऑन खुद एक स्टूल खींचकर लाती है, फिर शांत आवाज में कहती है, मैं अभी बहुत यंग हूँ, मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट करें। ट्रिमर की हल्की भनभनाहट पूरे बाथरूम में गूंजने लगती है। मेरी आंखें जलने लगती हैं। मैं रोने की इच्छा को दबाते हुए कहता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, तुम साफ साफ मेरे साथ दर्द बांटना चाहती हो। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन मुस्कुराकर मेरी कलाई पकड़ लेती है। डरो मत, मेरे हाथ बहुत स्टेबल हैं। ट्रिमर की आवाज के साथ उसके लंबे बाल एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं, और सबसे हैरानी की बात, वह एक भी बाल बचाने की कोशिश नहीं करती। मैं मिरर में उसकी तरफ देखता हूँ, होंठ भींच लेता हूँ। सच में लाइफ कभी वैसी नहीं होती जैसी इंसान चाहता है, लेकिन बिल्ड होने के बाद भी वह पहले से ज्यादा यंग लग रही होती है। इसके बाद ट्रिमर एक तरफ रख दिया जाता है। सॉन्ग वेन ऑन खड़ी होकर मेरी लाल आंखों में देखती है। अब जब मैं बेल्ड हूँ तो हर दिन मेरे साथ रह सकते हो। मुझे तो ये डील काफी अच्छी लग रही है, और जब मैं तुम्हारे बाल शेव करूंगी तब मैं तुमसे नाराज भी नहीं रहूंगी। आखिर तुमने मेरे बाल पहले ही उड़ा दिए हैं। यह सुनकर मैं रोते रोते हंस पड़ता हूँ। फिर भी तुम मुझसे नफरत करोगी। मिरर में हम दोनों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एक इंसान लाल आंखों के साथ अजीब सी हंसी हंस रहा होता है, और दूसरा इंसान प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन मेरी कमर पकड़कर मुझे गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, तो फिर मुझसे चिपके रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब करूंगी। इसके बाद जब मैं विग खरीदने जाता हूँ तो सॉन्ग वेन ऑन के लिए भी एक विग खरीद लेता हूँ, क्योंकि कई बार उसके स्टूडेंट्स उसे देखकर शॉक हो जाते थे। मुझे लगता था कि इससे उसकी लेक्चरर वाली अथॉरिटी को नुकसान पहुंचेगा। जिस पर सॉन्ग वेन ऑन हंसते हुए खुशी खुशी मान जाती है। उस दिन के बाद घर लौटते ही हम दोनों अपनी विग उतार देते थे। फिर कुछ और महीने गुजर जाते हैं, ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, बीमारी भी लगभग स्टेबल हो जाती है और कंडीशन अब खराब नहीं होती। जिस पर क्लास मॉनिटर सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा रियूनियन प्लान करता है। फोन पर उसकी आवाज आती है, तू नहीं, अब हेल्थ कैसी है? इस बार मैं सॉन्ग वेन ऑन को इनवाइट नहीं करने वाला था। आखिर ये पार्टी तुम्हारे लिए है, सोचा कहीं तुम दोनों फिर ऑकवर्ड फील ना करो। उस वक्त फोन स्पीकर मोड पर होता है और सॉन्ग वेन ऑन किचन में कुकिंग कर रही होती है। वह फोन स्क्रीन पर नजर डालती है और बड़े आराम से कहती है, मैं और तू नहीं, दोनों टाइम पर पहुंचेंगे। जिस पर फोन के दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर शॉक हो जाता है, क्या ऑन है?
तुम भी वहां हो? हाँ, मेरी और उसकी पैचअप हो चुकी है। सैटरडे को मैं फ्री हूँ, लोकेशन फाइनल हो जाए तो तू नियन को भेज देना। इसके बाद कॉल कट जाता है। मैं थोड़ी चिंता से उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लेकिन फ्राइडे नाइट तुम्हारी नाइट ड्यूटी है, या फिर रहने दो, इस बार हम मत चलते हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि सॉन्ग वेन ऑन पूरी रात जागने वाली है और सैटरडे सुबह जब वह घर लौटेगी तब लगभग 10 बज चुके होंगे। उसके बाद आराम करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वह बिना पीछे मुड़े कुकिंग करती रहती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, जाना तो पड़ेगा। 10 साल पहले वाले रियूनियन में ना तुम गए थे और ना मैं। इस बार मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। व्यस्त सॉन्ग ऑनोना की पीठ को देखते हुए मैं पलटकर अपनी आंखें मलता हूँ और हल्की मुस्कान के साथ नींद भरी आवाज में कहता हूँ, तो फिर मैं अपने लिए एकदम शानदार हैट चुनने जा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक ले आना। जिसके बाद इस गैदरिंग का माहौल साफ तौर पर पिछली बार से कहीं ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। हर कोई काफी उत्साहित था और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दोस्त बहुत समय बाद फिर से मिले हों। मैं और सॉन्ग ऑन वन जैसे ही अंदर आते हैं, हमें सीधे प्राइवेट रूम के सबसे अंदर वाले हिस्से में खींच लिया जाता है। क्लासमेट्स हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। तुम दोनों की पैचअप कब हुई? सबसे पहले पहल किसने की? पिछली बार आखिर हुआ क्या था? झगड़ा हुआ था क्या? जिस पर हम दोनों थोड़ा असहज हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। लेकिन सॉन्ग ऑन ऑन हमेशा की तरह बेहद शांत रहती है। वह हर सवाल का आराम से जवाब देती है। हम कई महीने पहले ही पैचअप कर चुके थे। सबसे पहले मैंने पहल की थी। पिछली बार गलती मेरी थी, मैं ही उनसे नाराज हो गई थी। यह सुनकर सभी लोग एक मतलब भरी मुस्कान दिखाने लगते हैं। इसके बाद पुरानी यादें जैसे बांध टूटने की तरह बाहर आने लगती हैं। उस समय सबसे पहले मुझे पता चला था कि तू नियन ऑन ओआन को पसंद करता है। उसने खुद मुझे बताया था। जिस पर दूसरा तुरंत बोल पड़ता है, अरे रहने भी दो, मुझसे पहले किसी को नहीं पता था। मैंने खुद लुतु नियन को ऑन ऑन हर की डेस्क में लव लेटर छिपाते हुए देखा था। फिर कोई और हंसते हुए कहता है, वो तो कुछ भी नहीं, मैंने उसे सॉन्ग ऑन ऑन की फोटो को किस करते हुए देखा था। सच में? कब? क्लास 10 में स्कूल नोटिस बोर्ड पर ऑन ऑन की फर्स्ट रैंक वाली फोटो लगी थी। वो इतनी ऊंची थी कि तू नियन को चेयर पर चढ़ना पड़ा था। यह सुनकर मेरा चेहरा पूरी तरह लाल पड़ जाता है। सॉन्ग ऑन ऑन की गंभीर नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, जिसे देखकर मेरा मन करता है कि कहीं जमीन फट जाए और मैं उसमें छिप जाऊं। फिर वह धीरे से मेरे कान के पास झुकती है और फुसफुसाकर पूछती है, तो तुमने मेरी फोटो को किस किया था? उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छूती हैं, जिससे पूरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। मैं जल्दी से नजरें चुराता हूँ और धीमी आवाज में कहता हूँ, तो क्या हुआ अगर किया था? जिस पर सॉन्ग ऑन ऑन बस मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। इसके बाद सबका ध्यान सॉन्ग ऑन ऑन की तरफ चला जाता है। वैसे ऑन ऑन, तुम्हारा घर शिफ्ट हो गया क्या? पिछले न्यू ईयर पर मैं वहां गया था, लेकिन घर पर कोई नहीं था। जिस पर सॉन्ग ऑन ऑन शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर रुककर कहती है, कई सालों से मैं घर नहीं गई हूँ। इसके बाद वह चुप हो जाती है। बाकी लोग भी ज्यादा कुछ नहीं पूछते, लेकिन मुझे साफ फील होता है कि उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है। हालांकि मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही नशे में धुत क्लास मॉनिटर मुझे एक नए गेम में घसीट लेता है। ये ट्रूथ और डेयर जैसा गेम था, जिसे सुनते ही सबकी एक्साइटमेंट फिर से बढ़ जाती है। आखिर इतने सालों में कई कपल्स बने भी थे और अलग भी हुए थे। मैं तो सिर्फ तमाशा देखने का सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज लग बार बार मुझे और सॉन गॉनन ऑनह को ही टारगेट कर रहा था। पहले ही राउंड में बॉटल उसकी तरफ घूम जाती है। क्लास मॉनिटर उसे एक कार्ड देता है। सॉन गॉनन ऑनह कार्ड उठाती है और सभी लोग उत्सुकता से उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कार्ड पर लिखा था, तुमने अब तक कितनी बार प्यार किया है और सबसे यादगार रिश्ता कौन सा था? मैं भी उत्सुकता से उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन वह बिना पलक झपकाए सीधे मेरी आंखों में देखती रहती है। एक बार फिर वह धीरे से कहती है, लू तुनियन के साथ। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे उसके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर रहे हों। इसके बाद अगली बार बॉटल मेरी तरफ घूमती है। कार्ड पर लिखा था, तुम सबसे ज्यादा दर्द से कब रोए थे और क्यों? यह सुनते ही किसी ने हल्की खांसी की आवाज निकाली। क्लास मॉनिटर तुरंत कहता है, इस सवाल को स्किप कर देते हैं, तू नहीं अभी अभी रिकवर हुआ है। जिस पर सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और सवाल को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे मन में जवाब पहले ही आ चुका था। सबसे ज्यादा दर्द से मैं उस दिन नहीं रोया था जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। मैं सॉन्ग ऑनहा का हाथ कसकर पकड़ता हूँ। सबसे ज्यादा दर्द मुझे अपनी पहली कीमोथेरेपी के दौरान हुआ था। उस समय मुझे सॉन्ग ऑनहा का ग्रेजुएशन मैसेज अपने बैग में मिला था, क्योंकि जिंदगी के सबसे दर्दनाक समय में जिस इंसान से मैं प्यार करता था वह मेरे साथ नहीं थी। यह सुनकर सॉन्ग ऑनहा मेरा हाथ और कसकर पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे और ज्यादा मजबूती से मेरी उंगलियों में उलझ जाती हैं। इसके बाद गेम चलता रहता है। बाकी सभी राउंड्स दूसरे लोगों पर आते हैं। मैं कई मजेदार गॉसिप भी सुनता हूँ, जिनमें कुछ सॉन्ग ऑन ओनहा से जुड़ी होती हैं, लेकिन वे सब मामूली बातें थीं। सॉन्ग ऑन ओनहा कई बार पनिशमेंट के तौर पर वाइन चुनती है। देखते ही देखते रात काफी गहरी हो जाती है। आखिरी राउंड में सवाल आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो सॉन्ग ऑन ओनहा बहुत समय से करना चाहती है? क्लास मॉनिटर पहले ही उसके लिए वाइन भर चुका था, लेकिन इस बार सॉन्ग ऑन ओनहा ग्लास नहीं उठाती। वह सीधे कहती है, लू तू नियन से शादी करना। यह सुनते ही आधी सोई हुई गैदरिंग अचानक फट पड़ती है।
चारों तरफ शोर और तालियों की आवाज गूंजने लगती है। मैं अविश्वास से उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सॉन्ग ऑन ओनर से शादी करने की उम्मीद कर सकता हूँ। नशे में धुत क्लास मॉनिटर किसी की नहीं सुनता। चलो अभी से इस नई जोड़ी को बधाई देते हैं। 10 साल लंबी लव स्टोरी आखिर अपने अंत तक पहुंच गई। जिस पर कोई हंसते हुए कहता है, अरे अभी से मत बोलो, ये बातें वेडिंग में कहना। सही कहा, इन्हें तो एमसी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर एक एक करके टैक्सी वहां से निकलने लगती हैं और रात की सारी रौनक भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्लास मॉनिटर आंखें मलते हुए हमारे कंधों पर हाथ रखता है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मैं तुम्हारी वेडिंग वाइन का इंतजार करूंगा। जिस पर वह मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसकी जाती हुई पीठ को देखकर मुझे अचानक वेडिंग हॉल का दृश्य नजर आने लगता है, जैसे वह वहां भी एमसी बनकर पूरे माहौल को गर्म कर रहा हो। मैं धीरे से सॉन्ग ऑन ओन्हा का हाथ पकड़ता हूँ और झिझकते हुए पूछता हूँ, क्या अंकल और आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिस पर वह बिना हिचकिचाए कहती है, उनकी चिंता मत करो। उसने थोड़ी वाइन पी रखी थी, इसलिए चेहरे पर हल्का नशा साफ नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही वह बिना कुछ कहे मुझे सीधे मास्टर बेडरूम में खींच ले जाती है। 2 घंटे बाद मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इसी दौरान आधी नींद में मुझे सॉन्ग ऑन ओन्हा की फोन कॉल की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज असामान्य रूप से ठंडी और तेज थी और उसमें ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं धीरे से बिस्तर से उतरता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। फिर लिविंग रूम से उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, मैं पहले ही साफ कह चुकी हूँ, यह मेरी जिंदगी है, इसमें कोई दखल नहीं देगा। यह सुनकर मेरा हाथ डोर फ्रेम पर कस जाता है। पता नहीं कब मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मुझे पता था कि मुझे चोरी छिपे नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे अपने आप लिविंग रूम की तरफ बढ़ते जाते हैं। कॉर्नर तक पहुंचते ही दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज साफ सुनाई देने लगती है, दखल न दे, क्या मैं आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ जाते देखती रहूं जो किसी भी समय मर सकता है? इतनी मुश्किल से तुम इस पोजीशन तक पहुंची हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर सॉन्ग ऑन ओन्हा ठंडी हंसी हंसती है। तो आपको क्या लगता है मैं इस पोजीशन तक किसकी वजह से पहुंची हूं? अगर लू तू नियन नहीं होता तो आज की सॉन्ग ऑन ओन्हा भी नहीं होती, और परिवार को भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो सालों तक चुपचाप सबकी जिम्मेदारियां उठाता रहा। यहाँ तक कि मेडिकल चेकअप तक में वह आप लोगों के साथ गया था। जिस पर उसकी मां कहती है, वो तो उसका फर्ज था। यह सुनकर सॉन्ग ऑन ओन्हा की आवाज और ठंडी हो जाती है। उस समय जब आप लोगों ने पैसों के लिए मेरी इच्छा के खिलाफ फैसला लिया था और मुझे यहीं रुकने पर मजबूर किया था, तब आपने आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? यह सुनते ही दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा जाती है। फिर सॉन्ग ऑन ओन्हा आखिरी बार चेतावनी देती है, अगर आप लोग अभी भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो लू टू नियन का सम्मान करना सीखिए, और अगर आपने दोबारा उन्हें परेशान किया तो मुझे रिश्ते तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं होगी। जिसके तुरंत बाद जोर की आवाज आती है। उसने फोन को टी टेबल पर पटक दिया था और उसी पल मुझसे एक जोरदार छींक निकल जाती है। जिस पर सॉन्ग ऑन ओन्हा मुझे वहीं रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उठकर दीवार के कोने से घूमते हुए मेरी तरफ आती है और सीधे मुझे घूरने लगती है, जो पीछे छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे बेबसी में बदल जाता है। फिर वह हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहती है, नंगे पैर घूम रहे हो, ठंड नहीं लग रही? मैं पानी पीने बाहर गई थी, वापस आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जिस पर मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा होता हूँ। जब सॉन्ग ऑन ओन पानी लेकर कमरे में आती है तब तक मैं पूरी तरह कंबल में घुस चुका होता हूँ। सिर्फ मेरी आंखें ही बाहर दिखाई दे रही होती हैं। शायद अभी अभी अपने पेरेंट्स से बहस करके आई थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक ठंडा और किसी को पास न आने देने वाला भाव दिखाई दे रहा था। मैं कंबल को कसकर पकड़ते हुए उठ बैठता हूँ। जो बातें तुमने अभी कही थी, क्या वो सच थी? तुम्हारी कॉलेज प्रेफरेंस को उन्होंने अपनी मर्जी से बदल दिया था? जिस पर सॉन्ग ऑन ओन्हा मुझे तब तक देखती रहती है जब तक मैं पूरा पानी नहीं पी लेता। फिर वह खाली ग्लास लेकर धीरे से जवाब देती है, हाँ, अगर उस दिन शाम को मैं सिस्टम में लॉग इन करके अपनी प्रेफरेंस दोबारा चेक न करती तो शायद एडमिशन लेटर मिलने के बाद ही पता चलता कि उन्होंने मेरी प्रेफरेंस बदल दी थी। इसलिए तुम्हें कभी खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है कि मैंने प्रेफरेंस बदली थी। अगर तुम नहीं होते तो आज वाली सॉन्ग ऑन ऑन भी नहीं होती। अंधेरे में मैं थोड़ा और उसके करीब खिसक जाता हूँ। मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था क्या? नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। जिस पर सॉन्ग ऑन ऑन धीरे धीरे मेरी पीठ सहलाने लगती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोगों का मिलना और बिछड़कर फिर मिलना शायद किस्मत में पहले से लिखा होता है। यह सुनकर मेरी आवाज भर्रा जाती है। अगर हम दोबारा कभी नहीं मिलते तब भी क्या तुम ऐसा ही सोचती? हाँ, चाहे कितने भी साल गुजर जाते, सॉन्ग ऑन ओन्हा और लू टू नियन आखिरकार साथ जरूर होते। फर्क सिर्फ इतना होता कि जल्दी या देर से। इसके बाद उस रात के बाद मैं पहली बार सॉन्ग ऑन ओन्हा के साथ शादी करने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करता हूँ। सॉन्ग ऑन ओन्हा मुझे बार बार यकीन दिलाती है कि मेरी बीमारी की सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा है। यह लगभग मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्रभावित नहीं करेगी। अगर बीमारी दोबारा वापस नहीं आती
तो बहुत संभावना है कि मैं सफेद बालों तक जी सकूं। जिस पर आखिरकार हमारी वेडिंग लगभग 6 महीने बाद तय हो जाती है। इस दौरान मैं अपने बाल थोड़े लंबे बढ़ाने का फैसला करता हूं ताकि वेडिंग के दिन कम से कम हम दोनों बिल्कुल गंजे न दिखाई दें। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। मैं फिर से पहले जैसा स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाता हूं। शरीर में मांस वापस आ जाता है और बाल भी घने होकर उगने लगते हैं। दूर से देखने पर चेहरा गुलाबी और बेहद हेल्दी दिखाई देता है। उसी दौरान एक दिन मैं अपने पेरेंट्स को फोन करता हूँ। पिछली बार बात हुए कई महीने गुजर चुके थे। फोन मां उठाती हैं। तू नहीं बेटा, बीजिंग में कैसा चल रहा है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कंडीशन काफी स्टेबल है, शायद अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर माँ राहत की सांस लेती हैं। अच्छा है, इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली थी। मैं और तुम्हारे पिता तो तुमसे मिलने आने की सोच रहे थे। अगर तुम्हारा छोटा भाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिजी ना होता तो हम कब के आ गए होते। जिस पर मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे बीमार होने के कुछ समय बाद ही मेरे पेरेंट्स ने एक और बेटे को जन्म दिया था। धीरे धीरे उनका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। लेकिन सच कहूं तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। आखिर एक ऐसा बेटा जो किसी भी समय इस दुनिया से जा सकता था, उसकी तुलना एक स्वस्थ, समझदार और होनहार बच्चे से कैसे हो सकती थी। मेरे इलाज पर पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए फोन कटने से पहले मैं जल्दी से उन्हें अपनी शादी की खबर देता हूँ। शादी? पिता की आवाज में साफ हैरानी सुनाई देती है। कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, सॉन्ग अनाना, जिसे आप दोनों जानते हैं, वह अब बीजिंग में हेमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट है। यह सुनकर दोनों ज्यादा कुछ नहीं कहते। अच्छी बात है, कोई तुम्हारी देखभाल करेगा तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। डेट तय हो गई क्या? वेडिंग कहाँ होगी? लेकिन तभी पीछे से किसी के खाने की मांग करने की आवाज आती है। अरे रुको, तुम्हारा छोटा भाई खाने के लिए बुला रहा है, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। इसके तुरंत बाद कॉल कट जाती है। फोन से आती बिजी टोन सुनते हुए पेरेंट्स मीटिंग वाली बात मेरे गले में ही अटक जाती है। सॉन्ग ऑन धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है। उन्होंने क्या कहा? मैं काफी देर तक खाली नजरों से सामने देखता रहता हूँ, फिर धीमी आवाज में कहता हूँ, उन्होंने डॉग पाल लिया है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। बचपन से लेकर बीमारी तक पेरेंट्स हमेशा मेरे पास रहते थे। फिर छोटे भाई के जन्म के बाद वे बारी बारी से मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैं अकेले डॉक्टर ढूंढने लगा, अकेले इलाज करवाने लगा। हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने में सिर्फ एक फोन कॉल, और आज पता चलता है कि घर में डॉग भी आ गया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। यह सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना भर जाती है, जिस पर सॉन्ग ऑन ये सम ऑन सब कुछ समझ जाती है और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। शादी हमारी है, फैसला भी हम दोनों करेंगे। आखिरकार वेडिंग बीजिंग में होती है, कोई भव्य समारोह नहीं रखा जाता। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने वाली शाम हम सिर्फ अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को डिनर पर बुलाते हैं, जिस पर क्लास मॉनिटर फिर से नशे में धुत होकर रोना शुरू कर देता है और किसी की बात सुने बिना खुद ही होस्ट बन बैठता है। उस रात का माहौल बेहद शानदार था। क्लास मॉनिटर की मेजबानी में मैं और सॉन्ग ऑन मानो अपनी छोटी सी वेडिंग पूरी कर लेते हैं। दोस्तों और क्लासमेट्स की सच्ची शुभकामनाएं लगातार मिलती रहती हैं। फिर शिंगे सॉन्ग ऑन की स्लीव पकड़कर उसे बार बार वादा करने के लिए मजबूर करता है कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगी, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और पूरा माहौल फिर से शोर और खुशी से भर जाता है। अगले दिन मैं और सॉन्ग ऑन अपनी हनीमून ट्रिप पर निकल जाते हैं। हम पहले ही तय कर चुके थे कि जहां भी जाएंगे ढेर सारी कपल फोटोज जरूर लेंगे, ताकि उन्हें घर की फोटो वॉल पर लगा सकें। इसके बाद के सालों में हम देश के लगभग हर कोने में घूमते हैं। नदियां, झीलें, पहाड़, रेगिस्तान और बर्फीले इलाके, हर जगह हमारी तस्वीरों का हिस्सा बनती चली जाती है। समय के साथ यह युवा कपल भी धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है। आंखों के कोनों पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं और देखते ही देखते हमारी शादी को 20 साल गुजर जाते हैं। उस दिन मैं हॉस्पिटल से वापस लौटता हूँ। हाथ में नॉर्मल हेल्थ रिपोर्ट होती है। दूर खड़ी सॉन्ग ऑन को कार के पास मेरा इंतजार करते देख मैं मन ही मन यही इच्छा करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं और उसके साथ अगले 20 साल भी इसी तरह बिताऊं। सॉन्ग ऑन POV। जब तू नियन इस दुनिया से गया तब वह पहले ही एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी खुशी और उत्साह के साथ बिताई थी। 69 साल की उम्र में उसकी पुरानी बीमारी वापस लौट आती है और वह तीसरी केमोथेरेपी को पार नहीं कर पाता। उस समय तक मैं मेडिकल वर्ल्ड की एक जानी मानी एकेडमिशियन बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे सांत्वना देने आते हैं, वे सभी एक ही बात कहते हैं, 69 साल तक जीना कम नहीं होता। 18 साल की उम्र में ब्लड कैंसर होने के बाद भी 69 साल तक जी पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ तक कि लू टू नियन भी जाने से पहले मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं 69 साल तक जिया हूँ, कम से कम एक बार तो मेरी तारीफ कर दो, कहो कि मैं कमाल हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे मेडिकल रिकॉर्ड से रिसर्च पेपर लिख लेना, फिर खाली समय में बाकी बूढ़ों के साथ चेस खेल लेना। इतने साल मेरे साथ रहकर तुम भी शायद मुझसे बोर हो गई होगी। जिस पर मैं सिर्फ उसका हाथ कसकर पकड़ लेती हूँ। उस समय तक मेडिकल टेक्नोलॉजी पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उन ट्रीटमेंट मेथड्स को एक 69 साल के बूढ़े इंसान के शरीर पर इस्तेमाल करना फिर भी बहुत बड़ा रिस्क था। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही मेरा और लू टू नियन का साझा फैसला था, जिस पर जब वह दिन सच में आ जाता है तब मैं उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत रहती हूँ। मैं शांति से लू टू नियन के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां करती हूँ। इसके
के बाद मैं उस खाली घर में वापस लौटती हूँ। 40 साल से ज्यादा समय तक लू तू नियन के साथ रहने के बाद भी हमारे कोई बच्चे नहीं थे, जिस पर अचानक घर से एक इंसान का गायब हो जाना मेरे लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उसकी कोई भी निशानी नहीं हटाती। उसके कपड़े अब भी अलमारी में वैसे ही टंगे रहते हैं, उसका टूथब्रश अब भी वॉश बेसिन के पास रखा रहता है, बालकनी में रखा स्पाइडर प्लांट मुरझाने लगता है जिस पर मैं पहले की तरह उसकी जगह उसे पानी देती रहती हूँ। और वह फोटो वॉल, जब हम 28 साल की उम्र में हनीमून पर गए थे, उस समय से लेकर 68 साल की उम्र तक देश भर के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर खींची गई हमारी हजारों फोटोज अब भी पूरी दीवार पर लगी रहती हैं। कभी कभी मैं बस सोफा पर बैठ जाती हूँ और घंटों तक उस फोटो वॉल को देखती रहती हूँ। फिर खाने का समय होता है तो बाहर जाकर सामान खरीदती हूँ और वापस आकर खाना बनाती हूँ। शुरुआत में मेरे स्टूडेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं, जिस पर वे बार बार मुझसे मिलने आते रहते हैं। आखिर उनके टीचर और टीचर्स हस्बैंड ने पूरी जिंदगी एक दूसरे से प्यार किया था। उन्हें डर था कि कहीं मैं कोई गलत कदम न उठा लूं, लेकिन साफ था कि उनकी चिंता बेवजह थी। पूरे 6 महीने तक मेरी लाइफ बिल्कुल सामान्य तरीके से चलती रहती है। घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद मैं एक बुक लिखना शुरू करती हूँ। पूरी जिंदगी में जो कुछ सीखा था मैं सब कुछ उस बुक में लिखना शुरू कर देती हूँ, जिसे देखकर मेरे स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे निश्चिंत हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते 5 साल और गुजर जाते हैं। अब मेरी उम्र 74 साल हो चुकी थी, यहाँ तक कि सिर्फ बिस्तर से उठना भी कभी कभी आधा महीना जितनी थकान दे देता था। आज मेरी और लू टू नियन की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेरे स्टूडेंट्स जानते थे कि मैं ग्रेवयार्ड जाकर अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूँ, इसलिए किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अपने सफेद बालों को ब्लैक डाई से रंग लेती हूँ। रास्ते में मैं खास तौर पर एक रोज बुके खरीदती हूँ। फूल अभी अभी खिले थे और उन पर सुबह की ओस की बूंदें अब भी चमक रही थीं। पहले की तरह मैं ग्रेव कीपर से मिलने जाती हूँ। अब वह भी 70 साल से ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर कहता है, ऑन ऑन फिर आ गई क्या? इस बार सा लेटर मिला? जिस पर वह मेल बॉक्स में काफी देर तक तलाश करता है, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए कहता है, इस साल नहीं है। मैं बस चुपचाप सिर हिलाती हूँ और ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती हूँ। मैं लू तू नियन की ग्रेव के पास पहुंचती हूँ, रोज बुके उसके सामने रखती हूँ, फिर टूमस्टोन से टिक कर बैठ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपने कोट के अंदर से लेटर्स का एक मोटा बंडल निकालती हूँ। हर लेटर को प्लास्टिक बैग में सावधानी से सील करके रखा गया था, यहाँ तक कि किसी भी लेटर का कोना तक नहीं मुड़ा था। ये सारे लेटर्स लू टू नियन की मौत के बाद मुझे मिले थे। असल में ये सभी लेटर्स उसने अपनी मौत से पहले मेरे लिए लिखकर छोड़ दिए थे। उस समय उसने ग्रेव कीपर से कहा था, अगर ऑन मुझे मिलने आए तो उसे जबरदस्ती लेटर मत देना। क्यों? क्योंकि अगर वह नई जिंदगी शुरू कर चुकी होगी तो उसे इसकी जरूरत नहीं होगी, और अगर वह बार बार आती रही तो तब उसे दे देना। जिस पर मैं पहला लेटर खोलती हूँ। हालांकि उसकी हर लाइन मुझे पहले से याद थी, फिर भी मैं हमेशा की तरह हर शब्द ध्यान से पढ़ती हूँ। सॉन्ग ऑन ऑन, क्या मुझे इतना मिस कर रही हो कि पागल हो जाओगी? बस करो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे याद रखो, अच्छी तरह जीना। कुछ दिन पहले तुम्हारे स्टूडेंट्स मेरे पास शिकायत करने आए थे। कह रहे थे कि रिसर्च में दिक्कत आ रही है, ह्यूमैनिटी के विकास के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे स्पाइडर प्लांट का ख्याल रखना मत भूलना। सर्दियों में उसे अंदर रख देना, गर्मियों में तेज धूप से बचाना, कम पानी देना, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी। अगले साल अगर समय मिले तो उसे मेरे पास लेकर आना। इसके बाद दूसरा लेटर। अच्छा, तुमने आखिर प्लांट को जिंदा रख लिया। लगता है तुम्हारे अंदर प्लांट ग्रो करने का टैलेंट जन्मजात था। अगर पहले पता होता तो शायद हम एक बच्चा पाल लेते। कम से कम तुम्हें किसी की इतनी देखभाल करने का मौका मिलता। बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। वैसे किसी बूढ़े आदमी पर नजर पड़ी क्या? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताना। विधुर सबसे अच्छे होते हैं। मैं नीचे से तुम्हारे लिए जांच पड़ताल कर दूंगा। अचानक मुझे कुछ साल पहले जूजाइगू में खाया गया याक बीफ हॉटपॉट याद आ गया। उस समय बिजली भी चली गई थी। अब सोचता हूँ कि एक बार और खा लेना चाहिए था। मेरी जगह तुम जाकर एक बार और खाना, सिर्फ मेरे लिए। समर आने वाली है, दक्षिण में इलायची पकने वाली होगी। गुइवे इलायची सबसे स्वादिष्ट होती है। प्लेन से वहां चली जाना। अब भी बहुत सारी जगहें हैं जहां हम नहीं जा पाए। झांसी का तो आधा हिस्सा ही देख पाए थे। वैसे अब भी स्पाइसी फूड खा पाती हो या नहीं? मैं पढ़ते पढ़ते अनजाने में मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं आसानी से इमेजिन कर सकती हूँ कि लू तू नियन ये बातें किस अंदाज में कह रहा होगा। वह बिल्कुल वैसे ही बोलता था जैसे उसके जिंदा रहने के समय बोलता था। धीरे धीरे लेटर्स खत्म होने लगते हैं और आखिर में सिर्फ आखिरी लेटर बचता है जो पिछले साल लिखा गया था। फिर आ गई। तुम हर साल क्यों आती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई है? आखिर कौन इतना फालतू होता है कि एक मरे हुए इंसान से बातें करने आता रहे? अब मैं क्या करूं? मुझे सच में समझ नहीं आता। मैं हमेशा डरता था कि कहीं तुम एक दिन अचानक मेरे पीछे यहाँ न चली आओ। इसीलिए मैंने इतने सारे लेटर्स लिखे थे। गिनकर देखो तो शायद 20 से भी ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ तक कभी नहीं पढ़ोगी। इस समय तक तो तुम नई जिंदगी शुरू कर चुकी होगी। बधाई हो, सच में बधाई। लेकिन अगर तुम अभी भी ये लेटर पढ़ रही हो तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। फिर भी अब सब कुछ यहीं खत्म होना चाहिए। सॉन्ग ऑन है। अब मैं तुम्हें और लेटर्स नहीं लिखूंगा। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। कभी कभी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया।
मैं स्वार्थी था, मैंने तुम्हें इस दुनिया में जीते रहने के लिए मजबूर किया। यह सच में बहुत गलत था। हर इंसान का जीवन और मृत्यु को देखने का अपना तरीका होता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे किसी फैसले में दखल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें लंबी उम्र की शुभकामना भी नहीं दूंगा। मैं बस यही कामना करता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम हमेशा खुश रहो। लेटर पढ़ने के बाद मैं उन्हें फिर से सावधानी से पैक कर देती हूँ। उस साल की देर शरद ऋतु में मुझे लूतुनियन का कोई नया लेटर नहीं मिलता, जिस पर मुझे एहसास हो जाता है कि अब शायद मुझे उन लेटर्स की जरूरत भी नहीं रही। उस रात ग्रेव कीपर ने थोड़ी शराब पी थी और वहीं सो गया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब बाहर हर तरफ बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। रात भर स्नोफॉल हुई थी। वह अपनी छड़ी लेकर धीरे धीरे अंदर जाता है। कई ग्रेव्स के बीच से गुजरते हुए जब वह एक मोड़ पर पहुंचता है तब सामने का नजारा अचानक खुल जाता है और तभी वह ठिठक जाता है। दूर से उसे एक इंसान टम्बस्टोन से टिककर बैठा दिखाई देता है। उसके पूरे शरीर पर सफेद बर्फ जमी हुई थी। वह अपने सीने से कुछ कसकर लगाए हुए था और बिल्कुल स्थिर बैठा था, मानो गहरी नींद में सो गया हो। ग्रेव कीपर जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचता है। वह देखता है कि अपने पुराने दोस्त सॉन्ग ओनोनह की भौहों पर बर्फ की परत जम चुकी थी, जिस पर वह घबराकर उसे हल्के से हिलाता है। लेकिन अगले ही पल सॉन्ग ओनोनह का शरीर धीरे से एक तरफ झुक जाता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आखिरकार सॉन्ग ओनोनह 74 साल की उम्र तक जीती है। 50 साल की जुदाई, इंतजार और अनगिनत यादों के बाद उस ठंडी गिरती हुई बर्फ के बीच सॉन्ग ओनोनह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देती है, जिस पर उसकी धुंधली होती चेतना में अचानक एक परिचित आकृति दिखाई देती है। वह लूटुनियन था। वह पहले की तरह एक गर्म रोशनी की किरण जैसा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी और वह दूर खड़ा उसकी तरफ हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर सॉन्ग ओनोनह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर दोनों के हाथ एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते हैं। 10 उंगलियां फिर से पहले की तरह एक दूसरे में उलझ जाती हैं। शायद इंसानों का मिलना और बिछड़कर दोबारा मिलना शुरुआत से ही किस्मत में लिखा होता है। सोंगनवान और लूतुनियन भी आखिरकार फिर से एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका साथ हमेशा तय था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस पल के आने में कितना समय लगने वाला था।